तो यहाँ पे क्लास 7 और क्लास 8 की जो है पॉलिटी एनसीईआरटी नोट्स दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लास 7 और क्लास 8 की इसमें दिया गया है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान को, नेपाल का संविधान, संघवाद सरकार के अंक और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जिसको हम लोग अभी देखें, और फिर से जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संविधान, संविधान क्या है? संविधान नियम और कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से हम जो है समाज का संचालन करते हैं। अधिकांश देशों के पास आज अपना संविधान है और उनमें अधिकांशतः जो है लोकतांत्रिक भी देश है। यह जरूरी नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान है वैसे भी लोकतांत्रिक है। कोई जरूरी नहीं है कि जिन देशों के पास जो अपना संविधान है वो जो है देश लोकतांत्रिक देश ही है, कोई जरूरी नहीं है। संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था, जिसका गठन 1946 में हुआ था। फिर देखते हैं संविधान सभा के गठन की मांग अधिकृत तरीके से सबसे पहले कब 1934 में किया गया था, जिसको हम लोग अभी जस्ट पढ़े। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको हम लोग अभी देखें कि संविधान सभा का जो गठन कब हुआ, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक जो संविधान सभा स्वतंत्र रूप से जो तैयार हो गया था। उसके बाद जो संविधान सभा का जो अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या बताया गया है। 25 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक में 284 सदस्य जो शामिल हुए और विभिन्न सदस्यों ने हस्ताक्षर के बाद जो संविधान जो बनकर तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। तो इस डेट को भी याद रखना कि 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान पूर्ण रूप से बनकर जो तैयार हो गया था। संविधान सभा के मुख्य सदस्य जिन्होंने हस्ताक्षर किए उसके नाम जो यहाँ पे निम्न प्रकार दिए गए हैं। चलिए नाम को देख लेते हैं। जो संविधान सभा के मुख्य सदस्य थे जिसका हस्ताक्षर हुआ तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके श्री जयराम दास दौलतराम जो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, फिर राजकुमारी अमृत कौर जो स्वास्थ्य मंत्री थी, उसका डॉक्टर जॉन मथाई वित्त मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसके श्री जगजीवन राम थे जो श्रम मंत्री थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं है तो वह बुरा साबित होगा। संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे हैं तो वह अच्छा साबित होगा। ये जो कथन था B.R. अम्बेडकर जी का था। ये कथन किसका था? B.R. अम्बेडकर जी का था। इसको याद रखना है। भारत का संविधान लोकतांत्रिक संविधान है जिसके लिए कई वर्षों तक संघर्ष हुआ। भारत के अलावा अन्य कई देशों के लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया गया। जो भारत के अलावा और अन्य कई देश भी थे जो अपने देश में लोकतंत्र लाने के लिए विभिन्न प्रकार के संघर्ष किए। उसमें नंबर 1 संविधान जो है नेपाल का संविधान। शुरुआत में नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई संघर्ष हुए, तब 1990 में लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गाँव में माओवादी संगठन को बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने फरवरी 2005 तक अपने कब्जे में ले लिया। फिर जो बताया गया है दोबारा से हुए आंदोलन में अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका दिया गया। 2008 में जो है राजतंत्र खत्म हुआ। तो कब नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ? तो 2008 में राजतंत्र खत्म करके नेपाल पुनः जो लोकतंत्र बन गया। 2015 में जो नेपाल ने अपने लिए एक नया संविधान बनाया जिसमें जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के सारे नियम दिए गए थे। तो नेपाल में जो संविधान का निर्माण कब हुआ? 2015 में, और वह उसका जो राजतंत्र खत्म हुआ तो 2008 में। इस चीज़ को याद रखना है जिसको हम लोग जो अभी जस्ट पढ़े। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं यहाँ पे और क्या बताया गया है। नीचे दिए गए दो दस्तावेजों के हिस्से को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है और दूसरा कॉलम नेपाल के जो ताज़ा संविधान से लिया गया है। 1990 का नेपाल का संविधान का भाग 7 में जो कार्यपालिका है, 2015 का नेपाल का संविधान भाग 7 में संघीय जो है कार्यपालिका है। अनुच्छेद जो है 35 में कार्यकारी शक्तियाँ है। नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश एवं मंत्रिपरिषद में निहित होगी। अनुच्छेद 75 में यह बताया गया है 2015 में कि कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल की कार्यकारी शक्तियाँ संविधान और कानून के अनुसार मंत्रिपरिषद में निहित होगी। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है, भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनसे जो दुरुपयोग को रोका जा सकता है और समानता स्थापित की जाए। भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुसंख्यकों का दबदबा ना रहे। यह दबदबा जो है अंतर सामुदायिक ना हो। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को जो है संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हो, अभी भी जो है अनुसूचित जनजातियाँ या जातियाँ बेफिक्री से नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन स्वतंत्र हिंदू अधिकारियों के हाथ में है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वह सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले।
उसके बाद जो इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब होता है राज्य सरकार से नहीं। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका अर्थ होता है राज्य की एक ऐसे राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। फिर यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। राष्ट्रपति चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकार को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। इसको मैं इसलिए तेजी से पढ़ रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग जस्ट इसको पढ़े और पिछली वीडियोज़ में जो है मैं इसका जो डिटेल्स जो वर्णन कर चुकी हूँ, आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि उन पर जो अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरे, ये अधिकार हर उस सत्ता के संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड जो है नीति निर्देशक तत्व का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाया जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने समान रखें। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार जिसको हम लोग अभी जस्ट ऊपर देखें, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार से क्या तात्पर्य है? कानून की नज़र में सभी लोग समान। इसका मतलब है कि सभी लोग को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। छुआछूत की प्रथा भी उन्मूलन कर दिया गया है समानता का अधिकार में। दूसरा नंबर है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या बताया गया है कि इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय या पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है स्वतंत्रता का अधिकार में। फिर तीसरे नंबर पर बताया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना क्या है? अपराध है। फिर चौथे नंबर पर बताया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिक को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा और धर्म अपनाने का और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। फिर पाँचवें नंबर पर है संस्कृति और शैक्षणिक जो है अधिकार। इसको भी देख लेते हैं। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। फिर नंबर 6 में बताया गया संवैधानिक जो उपचार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है, तो इसको याद रखना है। फिर हम लोग देखते हैं संघवाद को। संघवाद का अर्थ देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना ही संघवाद है। भारत में सरकार 3 स्तर पर है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज्य सरकार। संघवाद के अंतर्गत सभी सरकारों को जो है संविधान से ही ताकत और अधिकार मिलते हैं। संविधान में सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार मिला है जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। संविधान में शक्तियों का बंटवारा, पृथक्करण किया गया है ताकि इनका दुरुपयोग ना हो। भारतीय संविधान में के अनुसार जो सरकार के तीन अंग है। नंबर 1 विधायिका, इसमें हमारे निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं। उसके बाद दूसरा है कार्यपालिका, जो लोग कानून और शासन चलाते हैं वो क्या है? कार्यपालिका है। उसके बाद 3 में आता है न्यायपालिका, न्यायालयों की व्यवस्था होती है। इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होगी जिसमें प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह जो सत्ता का संतुलन बना रहता है। संविधान में सत्ता के मनमाने और निरंकुश शासन से बचने के लिए मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का भी उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का किस प्रकार उल्लेख है इसको देख